नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPAG 174 के चैप्टर नंबर 6 की चर्चा करेंगे। जहां एग्जाम ओरिएंटेड ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमारे चैप्टर का जहां नाम है वो ये है कि सतत विकास पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। जहां इस चैप्टर में मुख्य रूप से प्रथम पृथ्वी सम्मेलन यानी कि रियो डी जेनेरियो सम्मेलन क्या था, उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए और उसके क्या परिणाम रहे, इस चीज़ पर चर्चा की जाएगी। तो हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक प्रस्तावना दी गई है, जहां प्रस्तावना में सतत विकास और अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। तो देखिए, हम पहले ही जान चुके हैं कि सतत विकास का अर्थ क्या है, यानी कि संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाए, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाए कि हम तो यूज़ कर ही सकें उसका, साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए वो बचे रहें, आने वाली पीढ़ियाँ भी अपना विकास कर सकें। लेकिन फिर भी पर्यावरणीय समस्याएं इतनी तेज़ गति से आगे बढ़ रही हैं, ऐसे में ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी या नहीं रहेंगी। आज से ही पीने के पानी की समस्याएं हो रही हैं, साथ ही साथ इतनी ज़्यादा वैश्विक तापन हो रहा है, ओजोन परत में क्षय हो चुका है। ऐसे में इतनी सारी समस्याएं, मछली उत्पादन कम हो रहा है, पहले के मुकाबले खाद्य उत्पादन कम हो रहा है, भूमि की उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है, एसिड रेन हो रही है। तो ऐसे जो ये जलवायु परिवर्तन वाली समस्याएं हो रही हैं, पर्यावरणीय समस्याएं हो रही हैं, ये पूरे विश्व में चिंता का विषय बन चुकी हैं। अब जब चिंता है तो हर एक देश उसकी चिंता व्यक्त भी तो करेगा, और इसी चिंता को व्यक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते रहे हैं। बड़े पैमाने पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, इन्होंने पर्यावरणीय समस्याओं के ऊपर प्रस्ताव पास किए हैं। साथ साथ प्रस्ताव तो पास हुए हैं, लेकिन उन पर अमल करना आज भी बकाया रह गया है, क्योंकि अगर हर साल ये मीटिंग होती हैं तो फिर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्यों नहीं निकलता। खैर, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जितने भी होते हैं वो यूएनओ के अंतर्गत होते हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत होते हैं। और यहाँ हम रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, जोहान्सबर्ग सम्मेलन जो कि 2002 में हुआ था, और रियो +20 यानी कि 2012 के रियो सम्मेलन की बात करेंगे। तो चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्या था और उससे पहले के 20 साल कैसे थे। तो देखिए, पर्यावरणीय समस्याओं पर चिंता करने के लिए सबसे पहली जो मीटिंग हुई वो हुई 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में, जहां पर इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा मुद्दा उठाया गया कि वास्तव में पर्यावरण अब जो है वो अपने निम्नीकरण की ओर है। अगर हमने आज इस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हम नहीं रहेंगे। अब मनुष्य जाति पर संकट आ चुका है। तो 1972 में पर्यावरण से संबंधित पहला सम्मेलन होता है, कहाँ पर? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम सम्मेलन का जो सबसे बड़ा परिणाम रहा वो ये रहा कि एक संस्था बनाई गई, UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। देखिए, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, 1970 के दशक में विश्व की राजनीति का ध्यान इस ओर गया कि पर्यावरणीय समस्याएं अपने चरम पर हैं, और इन्हीं पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए 1972 में स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ, जिसे हम स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं। इस सम्मेलन के बाद एक संस्था की स्थापना की गई, UNEP, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इस संस्था का काम ये था, UNEP का काम ये था कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये देखे कि कौन कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं हैं जिन पर प्राथमिकता से विचार करना जरूरी है, साथ साथ उसका हल करना भी ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ पूरे विश्व में वो कौन से संसाधन हैं जो बिल्कुल समाप्ति की ओर हैं। ऐसे में UNEP हर साल अपने लिए एक रिपोर्ट तैयार करती है, जहां वो ये बताती है कि क्या पर्यावरणीय गंभीर चिंताएं हैं और इसके साथ साथ उनका हल कैसे किया जाए। खैर, स्टॉकहोम सम्मेलन के 10 साल बाद ये अनुभव किया गया कि चाहे बड़े देश हों चाहे छोटे देश हों, यानी कि विकसित देश हों चाहे अल्पविकसित देश हों, दोनों की एक ही धुन है, एक ही जिद है कि हमें बहुत तेज़ गति से विकास करना है। चाहे वो यूरोप के उत्तर के देश हों और चाहे दक्षिण में एशिया के देश हों, अफ्रीका के देश हों, दक्षिण अमेरिका के देश हों, हर एक देश अपनी एक ही अंधाधुंध लगाया हुआ है कि हमें तेज़ गति से विकास करना है, तेज़ गति से विकास करना है और तेज़ गति से विकास करना है। अब इनके तेज़ गति से विकास करने के चक्कर में क्या हो रहा है? पॉल्यूशन बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है, एसिड रेन हो रही है, वन रोपण तो हो नहीं रहा, वनों की कटाई दबा के और हो रही है, भूमि का मरुस्थलीकरण हो रहा है, यानी कि रेगिस्तान बन रहे हैं, बंजर भूमि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है, भूमि का उपजाऊपन कम होता जा रहा है, घास के मैदान कम होते जा रहे हैं। इन सब चीज़ों पर पिछले चैप्टर में हम चर्चा कर चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या ओजोन परत में क्षय हो रहा है, यानी कि स्टॉकहोम सम्मेलन में तो ये चर्चा की गई कि हम पर्यावरण को बचाएंगे, लेकिन उसके 10 साल बाद देखा तो क्या मिला कि पर्यावरण को बचाना सारी चीज़ें तो कागजों में हैं, सब बंदे अपना अपना काम किए जा रहे हैं, चाहे छोटा देश हो और चाहे बड़ा देश हो।
अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि 1983 में यूएन के महासचिव ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री से मुलाकात करी। नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री थे वो, और उनका नाम था बर्टलैंड, हार्लेम बर्टलैंड। उनसे ये कहा यूएनओ के महासचिव ने कि आप एक संगठन बनाइए जो पर्यावरण की समस्याओं को पहचान करे और साथ साथ उसका समाधान भी करे। तो जो ये बर्टलैंड थे नॉर्वे के प्रधानमंत्री, ये इस संगठन के अध्यक्ष थे, इसलिए इसे बर्टलैंड आयोग भी कहा जाता है। और इन्होंने जो रिपोर्ट पेश करी 1987 में, उसे हम बर्टलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। ये बर्टलैंड जो कमीशन था, इसने एक संस्था बनाई, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि WCED। तो चाहे हम इसे बर्टलैंड कमीशन कह दें उनके नाम से, चाहे हम इसे क्या कह दें, पर्यावरण और विकास आयोग, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग। अब जो इन्होंने रिपोर्ट छापी, जिसे हम बर्टलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, इस रिपोर्ट का टाइटल था अवर कॉमन फ्यूचर। अवर कॉमन फ्यूचर यानी कि हमारा समान भविष्य। जहाँ इस रिपोर्ट में चिंता की गई कि जिस हिसाब से संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग पूरा विश्व कर रहा है, ऐसे में आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन खत्म हो जाएंगे। यानी कि सतत विकास की जो अवधारणा आई, सतत विकास की जो सोच आई, आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखने की जो बात आई, वो आई कहाँ से, अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से जो रिपोर्ट छपी, बर्टलैंड रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने पहली बार ये कहा कि 2050 तक हमारे संसाधन कहीं ना कहीं समाप्त हो सकते हैं अगर हमने समय रहते ध्यान नहीं दिया। बर्टलैंड रिपोर्ट ने यह भी कहा कि पर्यावरण को हानि बिना पहुंचाए हुए हमें आर्थिक विकास करना होगा। यदि हम पर्यावरण को ऐसी हानि पहुंचाते रहे तो एक दिन मनुष्य जाति ही संकट में आ जाएगी। अब ऐसे में पूरे विश्व चिंतित हो गया। पूरे विश्व के सामने एक कॉमन समस्या भी आ गई, क्योंकि जो पर्यावरणीय समस्याएं किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व की समस्या है। ये सीमाओं से परे है, ये मनुष्य की क्षमताओं से परे है, और ये विश्व की साझी समस्या है। तो यहाँ से यहाँ तक में चैप्टर का एक पार्ट पूरा होता है कि आखिर सतत विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्यों हुए, क्या कारण थे जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सतत विकास की ओर आकर्षित हुई। तो आप पॉइंट टू पॉइंट ये सारे कारण बताओगे। पहले सारी समस्याएं बताओगे कि बड़े पैमाने पर संसाधनों की जो कमी होने लगी, जनसंख्या तेज गति से बढ़ने लगी, बड़ी बड़ी महामारियां फैलने लगी, ग्लेशियर्स पिघलने लगे, ओजोन परत में क्षय होने लगा। ये सारी समस्याएं आप वहाँ पर बताओगे। वनों की कटाई होने लगी, भूमि का उपजाऊपन खत्म होने लगा। अब आगे चैप्टर में बताया जाता है कि देखिए 1972 में क्या हुआ, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। फिर उसके 10 साल बाद चर्चा किस पर की गई, बर्टलैंड रिपोर्ट पर। फिर उसके बाद 10 साल बाद किस पर चर्चा की जाएगी, पहले पृथ्वी सम्मेलन पर। तो देखिए ब्राज़ील के रियो में, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ब्राज़ील के रियो में 1992 में विश्व के 100 से भी अधिक देश शामिल हुए, और यहाँ पर जो सम्मेलन हुआ इसे हम रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कहते हैं। और चूंकि ये पहली बार पृथ्वी को बचाने के लिए हुआ था, इसलिए हम इसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बड़े पैमाने पर संधियाँ हुई, बड़े पैमाने पर राजनीतिक लोग इकट्ठे हुए, विश्व की बड़ी बड़ी हस्तियाँ इकट्ठी हुई, विदेश मंत्री इकट्ठे हुए, पर्यावरण मंत्री इकट्ठे हुए विश्व के, और इन सब ने जो घोषणा करी उसे हम रियो घोषणा कहते हैं। ऐसे में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में जो बात की गई वो पर्यावरण और विकास पर एक घोषणा पत्र जारी किया गया, एजेंडा 21 जारी किया गया, जिसके आगे चैप्टर में विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो पर्यावरण और विकास पर जो रियो घोषणा थी, इसमें 27 सिद्धांत अपनाए गए। ये एक ऐसी घोषणा थी जिसने ये कहा कि पृथ्वी हमारा सबसे बड़ा घर है। तो जिस प्रकार से हम अपने घर की केयर करते हैं, उसमें रखे सारे संसाधनों की केयर करते हैं, उसे अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, हमारा घर सबसे सुंदर दिखे ऐसी हम कोशिश करते हैं, ऐसी पृथ्वी को भी हमें अपने घर समझना चाहिए। नदियों को संसाधन समझना चाहिए, वनों को संसाधन समझना चाहिए, और ये विश्व के सहयोग से ही हो सकता है, ऐसा रियो सम्मेलन में कहा गया। और इसमें 27 सिद्धांत अपनाए गए, जिसमें से कुछ हमारी किताब में दिए गए हैं। तो रियो सम्मेलन जो हुआ था उसमें कितने 27 सिद्धांत, और इन सिद्धांतों में सब में चिंता का केंद्र क्या था, पर्यावरण। इसमें ये कहा गया कि सतत विकास की चिंता की जाएगी, क्योंकि सतत विकास ही मनुष्य का केंद्र है। अगर आज की पीढ़ियों का विकास हो और आने वाली पीढ़ियों का विकास ना हो तो विकास रुक जाएगा। इसके साथ साथ में ये बात की गई कि मनुष्य जीवन जिए, लेकिन जीवन कैसा, गुणवत्तापूर्ण जीवन जिए, और गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए राज्य अपनी भागीदारी करेगा। जो विकासशील देश हैं, विकसित देश, इनकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। साथ साथ जो भी प्रस्तावित गतिविधियां होंगी, यानी कि कोई भी चीज़ जो बनाई जाएगी, जो भी काम किए जाएंगे, उसमें हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि वो पर्यावरण पर कितना इम्पैक्ट डालेगा, पर्यावरण को कैसे वो अफेक्टेड करेगा। इसके साथ साथ पर्यावरण प्रबंधन और महिलाओं की उसमें क्या भूमिका होगी,
इस चीज़ पर भी बात की गई इसमें। स्वदेशी लोगों को स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने और स्थानीय संसाधनों को बचाने के लिए कैसे जागरूक किया जाए, ये भी बात रियो सम्मेलन में हुई थी। तो कुछ सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं 27 में से। अब बात आती है एजेंडा 21 क्या था। तो अब तक बात सिर्फ इतनी सी है। 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो में क्या हुआ, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में किस चीज़ पर चर्चा की गई कि पृथ्वी हमारा घर है और इसे बचाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करने चाहिए। इस सम्मेलन को हम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इस सम्मेलन में 27 सिद्धांत दिए गए और वो सारे सिद्धांत किससे थे, पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण की जागरूकता के लिए, छोटे छोटे देशों को पर्यावरण के बारे में समझाने के लिए। अब प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो परिणाम था उनमें से एक ये था एजेंडा 21। एजेंडा 21 का मतलब ये था कि 21वीं शताब्दी में, 21 का मतलब है 21st सेंचुरी में विकास का रास्ता क्या होगा, विकास के लिए क्या क्या चुनौतियां होंगी और उन चुनौतियों से का समाधान कैसे किया जाए। तो एजेंडा 21 मतलब 21वीं शताब्दी में विकास कैसे हो। तो यहाँ पर यही बताया गया कि एक मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र में क्या था एजेंडा 21, और 21 का मतलब क्या था 21st सेंचुरी। ऐसे में एजेंडा 21 में जो लक्ष्य थे, एजेंडा 21 में जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहले भाग में ये रखा गया कि हम विकास के सामाजिक और आर्थिक आयामों को ध्यान रखेंगे। सामाजिक और आर्थिक आयामों में क्या होगा, तो हमें पता है सामाजिक विकास में हम गरीबी का ध्यान रखते हैं कि गरीबी को हमें कैसे खत्म करना है, क्योंकि सभी समस्याओं की जड़ क्या है, गरीबी। क्योंकि इंसान गरीब है तो वो अशिक्षित है, अशिक्षित है वो समाज में कैसी घटनाएं घटेगा आप खुद ही समझ सकते हैं। एक अशिक्षित व्यक्ति को बरगलाना कितना ज़्यादा आसान है, उसे किसी भी दिशा में मोड़ दिया जाता है। फिर वो अपराधीकरण जैसी समस्याएं करेगा, नशीली दवाओं का सेवन करेगा, जनसंख्या वृद्धि में अपनी भूमिका अदा करेगा। अब जब ऐसी समस्याएं होती जाएंगी तो देश कैसे विकास करेगा, वो वनों का महत्व ही नहीं समझ पाएगा। तो एजेंडा 21 को में जो 4 मुद्दे थे, उनमें से पहले भाग में जो मुद्दे थे वो सामाजिक आर्थिक मुद्दे थे, जिसमें हम गरीबी समाप्त करने की बात करेंगे, उपभोग के स्वरूप को बदलेंगे, स्वास्थ्य को बढ़ावा देंगे, जनसंख्या जो वृद्धि होगी लेकिन वो मानव विकास वाली होगी। भाग 2 में हमने क्या रखा, भाग 2 में हमने पर्यावरण को संरक्षण की बात करी कि हम वनों की कटाई को रोकेंगे, पॉल्यूशन को कम से कम करने की बात करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देंगे। भाग 3 में हमने ये कहा कि संसाधनों का जो संरक्षण तो होगा ही होगा, उसके लिए काम कौन करेगा, तो बच्चों को जागरूक करेंगे, युवाओं को जागरूक करेंगे, और इसमें एनजीओ जो सेक्टर है वो भूमिका अदा करेंगे, स्थानीय अधिकारी अपनी भूमिका निभाएंगे, व्यापार और उद्योग के जो कर्मचारी हैं उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, स्वदेशी लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी दी जाएगी, और किसानों को कृषि के बारे में नई नई तकनीकें बताई जाएंगी। भाग 4 में साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास की बात की जाएगी, शिक्षा और इंटरनेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी ताकि वो लोगों को जागरूक कर सकें। तो एजेंडा 21 में जो मुद्दे थे उन्हें 4 भागों में बांटा गया, चारों भाग आपके सामने हैं। इसके साथ साथ यानी कि रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में एक बात तो एजेंडा 21 की गई, दूसरी बात किसकी की गई, वनों को बचाने के लिए कुछ बातें कही गई, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रिंसिपल कहते हैं, यानी कि वन सिद्धांत की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर यह बात की गई कि वन ही है जो हमारे नेचर को क्या करते हैं, प्रभावित करेंगे। जितना ज़्यादा वनीकरण होगा उतना ज़्यादा हमारी पृथ्वी क्या होगी, सुरक्षित। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर रक्त धमनियाँ काम कर रही हैं, वैसे इस पृथ्वी की रक्त धमनियाँ पेड़ हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ होंगे, जितने ज़्यादा जंगल होंगे, उतनी ज़्यादा जीव जंतुओं की भरमार भी होगी। तो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या रहेगी, सही रहेगी। हमारे प्रकृति में ही पता ये क्षमता है कि वो हमारे अंदर की समस्याओं को ख़त्म कर दे, और हम प्रकृति को ही ख़त्म करें तो हमारी समस्याएं तो बढ़ेंगी ना भाई। तो वन सिद्धांतों में ये बात की गई कि अगर हमें आर्थिक विकास करना है और जीवन का बचाव करना है तो वनों का रखरखाव करना ही पड़ेगा, यही पहली शर्त है। विश्व के सभी भौगोलिक क्षेत्रों, सभी जलवायु क्षेत्रों में वन सिद्धांतों को लागू किया जाएगा। 33% क्षेत्रों में वनों को रखा जाएगा। वर्तमान और भावी पीढ़ियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय विकास के लिए वन संसाधनों को प्रबंधित किया जाएगा, मैनेजमेंट किया जाएगा। जंगलों में जो पॉल्यूशन है, आग की समस्याएं हैं, महामारियों की समस्याएं, इसके प्रभाव से बचाने के लिए उचित प्रबंधन सरकारें करेंगी। राष्ट्रीय वन नीतियों की पहचान, जिस देश में जिस चीज़ की प्राइमरी है यानी कि प्राथमिकता है, उस चीज़ पर ध्यान देकर उनके अधिकारों का समर्थन हम करेंगे। वनों का मैनेजमेंट करेंगे। सरकार सतत विकास में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी को बढ़ावा देगी, क्योंकि महिलाओं को प्रकृति से नज़दीक माना गया है। वन संरक्षण और सतत विकास की जो आर्थिक नीतियाँ हैं, ये सारी नीतियां सरकारें लागू करेंगी। ये सब बात वन सिद्धांतों में की गई। अब थर्ड वन बात ये हुई कि जलवायु परिवर्तन पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन यानी कि 1992 के रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में एक तो बात एजेंडा 21 की गई, एक बात वनों की गई, और एक बात किसकी की गई, जलवायु परिवर्तन। इन्होंने ये कहा कि भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत तेज गति से बढ़ रही है,
जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बड़े पैमाने पर जो विकास की राह पर सभी देश चले हैं, इससे कार्बन बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। और कार्बन सिंक इतना ज़्यादा होता जा रहा है, इतना ज़्यादा कार्बन बढ़ता जा रहा है कि जो हमारे वन हैं वो इस कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता खो चुके हैं। ऐसे में क्या होगा, तापमान इतनी तेज़ गति से बढ़ेगा, ओजोन परत में क्षय हो जाएगा और ग्लेशियर्स पिघलने लग जाएंगे। ये सबसे बड़ी जलवायु परिवर्तनीय समस्याएं थीं और इसकी जिम्मेदारी दी गई किसको? विकासशील देशों को। जबकि देखो पर्यावरण को प्रभावित किसने करा है? विकसित देशों ने। और जिम्मेदारी कौन निभाएंगे? विकासशील देश। ऐसे में विकासशील देश, भारत जैसे देशों ने इस चीज़ को मानने से मना कर दिया। भारत ने कहा करे कोई और भरे कोई, ऐसा नहीं होगा। संपत्ति साझी है, हम मानते हैं, जलवायु साझी है, लेकिन जो नुकसान करेगा वो इसकी भरपाई करेगा। ऐसा यहाँ पर विवाद हो गया। भारत जैसे देशों ने दलील दी कि प्रति व्यक्ति जो हमारा वो है ना कार्बन उत्सर्जन, वो कम है, भले ही हमारी जनसंख्या ज़्यादा हो, लेकिन विकसित देशों की जनसंख्या कम है, लेकिन कार्बन का उत्सर्जन वो ज़्यादा कर रहे हैं। आज भी अगर आप आंकड़े देखेंगे, चीन और अमेरिका सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं और जिम्मेदारी भारत ले। क्यों भाई ले? क्यों ले? तो जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, उसमें 1992 में इस चीज़ पर जोर दिया गया कि सभी देश कार्बन के स्तर को कम करेंगे और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत होगी। इसके लिए एक संस्था बनाई गई, UNFCCC, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, कि जलवायु परिवर्तन के लिए सारी चीज़ों की देखरेख UNFCCC करेगा। ये रिपोर्ट जारी करता है। इसने कृषि, खाद्य उत्पादन और सतत आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए UNFCCC काम करता है और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम से कम लोगों पर पड़े और आधुनिक तकनीक इस प्रकार से विकसित हो कि जलवायु को कम प्रभावित करे। इस चीज़ पर UNFCCC काम करता है। अब जो UNFCCC काम करता है, इस काम के आधार पर उसने क्या करा, एक सम्मेलन बुलवाया 1997 में क्योटो में, जापान के, जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जो हुआ था, क्योटो सम्मेलन जो हुआ था जापान में, इस सम्मेलन में भी इस चीज़ पर ध्यान दिया गया कि हम भाई ग्रीन हाउस गैसों को क्या करेंगे? कम करेंगे। देखो आई होप सो, देखो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लेक्चर को समझने में आपको आसानी होगी, क्योंकि मैं बहुत आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। तो यदि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आप खुद भी पढ़िए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो सम्मेलन था, इसमें भी यही बात की गई क्या, कि हम ग्रीन हाउस गैसों को कम करेंगे। तो रियो डी जेनेरो सम्मेलन में किन किन चीज़ों पर बात हुई थी? रियो डी जेनेरो सम्मेलन में पहले एजेंडा 21 पे बात हुई थी, वन सिद्धांतों की बात हुई थी, जलवायु परिवर्तन पर बात हुई, फिर इसके बाद UNFCCC की स्थापना हुई और 5 साल बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन भी हुआ। कहाँ पर? जापान में, जहाँ पर कार्बन को कम करने के लिए बात की गई और 6 गैसों की पहचान की गई कि जिन्हें हमें सबसे ज़्यादा कम करना है। और वो 6 गैसें कौन कौन सी थी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, कि हम इसका उत्सर्जन कम करेंगे और सभी देशों ने इसके लिए सहमति भी व्यक्त करी। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि हम कुछ तंत्र बनाएंगे, जैसे उत्सर्जन व्यापार प्रणाली, स्वच्छ विकास तंत्र और संयुक्त रूप से क्रियान्वयन, यानी कि उसको परियोजनाओं को लागू करना। तो ये सब रियो सम्मेलन क्या थे? एजेंडा थे। रियो सम्मेलन इन चीज़ों पर चर्चा की गई और ये कहा गया भाई ऐसे ऐसे होगा और आगे चलकर ऐसे ऐसे काम हुआ। एक और चीज़ थी सबसे बड़ी, CBD, यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैविक विविधता पर सम्मेलन। देखिए जैव विविधता क्या होती है? इतने प्रकार के पक्षी हैं, इतने प्रकार के पशु हैं, इतने प्रकार के पेड़ पौधे हैं, मनुष्य की इतनी सारी स्पीसीज हैं, ठीक है, इतने सारी बायोडाइवर्सिटी जो है, अगर ये है तो हर एक का क्या है? काम भी है। ये मान के चलिए इस पृथ्वी पर एक छोटा छोटा अगर बैक्टीरिया भी है ना, उसका भी एक काम है। और अगर वो लुप्त हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो फिर उसका काम कौन करेगा? तो अगर बायोडाइवर्सिटी भी कम होती है तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी। तो बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैविक विविधता को बनाए रखना बहुत जरूरी है, ताकि जो चैन सिस्टम है वो चलता रहे, साइकिल पूरी तरीके से चलती रहे। तभी वर्तमान पीढ़ियों का भी विकास होगा और भविष्य की आने वाली पीढ़ियों का भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय विकास होगा। तो CBD के भी 3 उद्देश्य थे। जैविक विविधता का संरक्षण किया जाए, जैव विविधता के घटकों का सतत रूप से उपयोग किया जाए और जो जेनेटिक संसाधन है इसके लाभ का भी अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी क्वेश्चन आएंगे, आई होप सो ये क्वेश्चन के आंसर आप कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया भी है कि 1992 में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ, इसके परिणामों पर चर्चा कीजिए। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में आप बताएंगे पहले 1992 में, फिर उसके परिणामों में बताओगे एजेंडा 21 पर जोर दिया गया,
फिर आप बताओगे जलवायु परिवर्तन पर जोर दिया गया, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन उसके लिए बुलाया गया। फिर आप बताओगे जैविक विविधता पर ध्यान दिया गया और जैविक विविधता के लिए भी सम्मेलन बुलाया गया। अब आगे चैप्टर में ये बात की गई है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के जो बाद के 20 साल थे, उन 20 सालों में क्या किया गया। तो देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 20 साल बाद क्या हुआ, यानी कि 1992 से लेकर 2012 तक। तो 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ, लेकिन जब हमने इस पर ध्यान दिया आगे चलकर 10 साल बाद, तो हमने देखा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ना जो है वो सिर्फ बातों की एक दुकान थी। विश्व के पर्यावरण को अब भी नुकसान हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान अब भी लगातार हो रहा है, जो हमारे फिश स्टॉक है ये लगातार कम होते रहे हैं, भूमि का मरुस्थलीकरण यानी कि अनुपजाऊ भूमि बढ़ रही है, जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही है लेकिन उपजाऊ भूमि उतनी तेज गति से नहीं बढ़ रही, खाद्यान्न संकट हो रहा है, प्राकृतिक आपदाएं लगातार आ रही हैं और बहुत विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसमें बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, लाखों लोगों का जीवन वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और समुद्री प्रदूषण की वजह से खत्म हो रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरी दुनिया वैश्वीकरण की आग में जल चुकी है। हर एक देश व्यापारीकरण को बढ़ावा दे रहा है, निजीकरण को बढ़ावा दे रहा है और अधिक से अधिक लाभ कमाना चाह रहा है, चाहे मानव कल्याण हो या ना हो। पूरे विश्व में आय की असमानता फैल चुकी है, विकसित देश विकसित हो जा रहे हैं और गरीब देश गरीब होते जा रहे हैं। ऐसे में पूरे विश्व की सततता को खतरा पहुंच चुका है। और जबकि हम पर्यावरणीय सम्मेलन कर रहे हैं, सामाजिक आर्थिक सम्मेलन कर रहे हैं कि इन चीज़ों को खत्म करेंगे, बल्कि ये क्या हो रही है, उल्टे बढ़ रही हैं। विश्व में गरीबी और तेज गति से बढ़ रही है। 10 साल बाद एक सम्मेलन हुआ, रियो प्लस 10 जिसे कहा जाता है, जोहान्सबर्ग में, यानी कि साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 2002 में पृथ्वी को बचाने के लिए फिर से एक बार सम्मेलन होता है। कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को 10 साल हो गए लेकिन फिर भी गरीबी की समस्या, बढ़ता उपभोग, उत्पादन का स्तर आज भी समस्या वाला है। तो क्या किया जाए? तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन में क्या किया गया? स्वच्छ पानी पर जोर दिया गया, स्वच्छता पर जोर दिया गया, सभी लोगों को घर मिले इस चीज़ पर ध्यान दिया गया, ऊर्जा की बात की गई, स्वास्थ्य देखभाल की बात की गई, खाद्य सुरक्षा की बात की गई ताकि भुखमरी को खत्म किया जाए, और सबसे बड़ी बात बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण की बात की गई। ये योजना बनाई गई कि सभी देश, चाहे विकसित देश हों चाहे विकासशील देश हों, हर एक देश मिलकर तकनीक बनाएगा, मानव संसाधनों का विकास करेगा, शिक्षा की बात की जाएगी, लोगों को ट्रेंड किया जाएगा, जागरूकता बढ़ाई जाएगी। तो रियो प्लस 10 यानी कि जोहान्सबर्ग की ये घोषणा थी कि विश्व के सभी नेता अपने अपने स्तर पर अपने अपने देशों में एनजीओ सेक्टर की मदद से या साधारण जनता की मदद से अपनी अपनी पर्यावरणीय नीतियों को फॉलो करवाएंगे। लेकिन 2005 में ये देखा गया कि समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, पर्यावरण पहले के स्तर से भी ज़्यादा दूषित हो चुका है। ऐसे में जो सतत विकास की समस्या है, ये समस्या आर्थिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, पर्यावरणीय स्तर पर भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में फिर 10 साल बाद फिर से वापस से रियो में यानी कि 2012 में रियो प्लस 20 या फिर वापस से रियो डी जेनेरियो सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 100 प्रमुख देशों ने, उनके कई मंत्रियों ने, गैर सरकारी संगठनों यानी कि एनजीओ सेक्टर ने, निजी क्षेत्रों ने और नागरिक समाज के 40,000 से अधिक लोगों ने बैठक करी। ये यूएनओ की सबसे बड़ी बैठक थी और इसमें बात वही की गई क्या कि हम हरित अर्थव्यवस्था अपनाएंगे, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देंगे जो पर्यावरण के हिसाब से हो, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को यानी कि यूएनईपी संस्था को और मजबूत किया जाएगा, किसी देश की भलाई के लिए जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे, जेंडर इक्वलिटी की बात की जाएगी, महिला पुरुष में भूमि क्षरण को कम से कम यानी कि जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, बंजरीकरण बढ़ रहा है, इस चीज़ को ख़त्म किया जाएगा, शहरी बस्तियों के लिए नई नई योजनाएं बनाई जाएंगी, आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए काम किए जाएंगे, महासागरों का जो तंत्र है उस तंत्र का विकास किया जाएगा। रियो प्लस 20 में जो सदस्य देश थे, इन्होंने सतत विकास के लक्ष्यों को नाम बदलकर एमडीजी लक्ष्य रख दिया। एमडी मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, हजारों सालों के विकास की परियोजना की गई। 2012 में इतने ज़्यादा भावुक हो गए देश कि हम भाई हजारों सालों का विकास करेंगे। आगे चैप्टर में तो ये बात थी रियो प्लस 20 की। आगे चैप्टर में इन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की आलोचना की गई है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तो हुए हैं, चाहे 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन हो, 1992 का रियो सम्मेलन हो और चाहे 2002 का जोहान्सबर्ग सम्मेलन हो या 2012 का रियो प्लस 20 सम्मेलन हो। इन सम्मेलनों में पहचान तो सही की गई है पर्यावरणीय समस्याओं की कि अधिकांश जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं ये प्रकृति में वैश्विक स्तर पर हैं, किसी एक देश की समस्या नहीं है। 2022 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ब्रिटेन में घरों में आग लगनी शुरू हो गई है,
40 डिग्री तापमान, जबकि वो तो ठंडे क्षेत्र हैं। तो अधिकांश पर्यावरणीय समस्याएं ना प्रकृति में वैश्विक है, वो किसी एक देश की नहीं, वो अमेरिका नहीं देख रही, वो ब्रिटेन नहीं देख रही, वो भारत नहीं देख रही, वो अफ्रीका नहीं देख रही। तो ऐसे में सभी देश की सरकारों को वैश्विक समस्याओं को हल करने के लिए क्या करना चाहिए, उपाय करने चाहिए, ऐसा बताया गया है इन पर्यावरणीय सम्मेलनों में। लेकिन ये पर्यावरणीय सम्मेलन कर क्या रहे हैं, असमानता तो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, पर्यावरणीय समस्याएं तो और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। यूएनईपी कहने के लिए सिर्फ संस्था है, काम कुछ इससे हो नहीं रहा। तो ऐसे में क्या किया जाए, क्या ये पर्यावरणीय सम्मेलन वास्तव में जिस चीज़ के लिए बनाए गए वो काम कर पा रहे हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये पर्यावरण सम्मेलन विश्व को दिखाने के लिए हैं कि हाँ भाई हम पर्यावरण के प्रति चिंतित हैं और वास्तविकता इससे परे है। लेकिन फिर भी कहा जाए, कितनी भी इनकी आलोचना कर ली जाए, कितनी पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ती जाएं, लेकिन फिर भी ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, ताकि कभी ना कभी तो विश्व के नेताओं की आँख खुलेगी और कभी तो पर्यावरण की ओर जागरूक होंगे। आई होप सो इस चैप्टर से कोई प्रश्न आएगा आप उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सक्षम हैं। आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।